2 दिन बाद एक शो होने जा रहा है दोस्तों, उसका नाम है ट्राई सिटी प्रो शो। इसमें खेलेंगे अमित आगरे। जैसे कि मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको बोला था, जब अमित की लास्ट ही शो में चौथी प्लेसिंग लगी थी यानी शार्लोट प्रो में, मैंने बता दिया था कि अमित जहां तक है वही स्ट्रैटेजी अपनाएंगे जो पिछले साल अनीक घोष ने अपनाई थी, यानी कि अमेरिका गए तो शोज़ पे शोज़ खेल लो, वहां पर जा करके पूरी अपॉर्चुनिटी को अच्छे से ग्रैब कर लो, और वही ये कर रहे हैं। अब ये वाले शो में हम लोग अगर लिस्ट देखें तो इसकी निकल के आ चुकी है। यहाँ पे अमित आगरे का नाम सबसे ऊपर आता है, सेकंड नंबर है कार्लोस असेडू का। अगेन ये वही एथलीट है जिन्होंने इससे पहले शार्लोट प्रो में इनको हराया था। इसके अंदर इमैनुअल हंटर भी आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये शो ज़बरदस्त रहेगा क्योंकि ये एक टॉप के एथलीट है। इमैनुअल ने लास्ट शो जीता ही था शार्लोट वाला, और इन एथलीट्स के अलावा कोई और बहुत बड़ा नाम नहीं है, तो कंपैरेटिवली वहाँ से यहाँ पे कंपटीशन थोड़ा सा कम मिलेगा। पर इमैनुअल जैसे एथलीट्स हैं, कार्लोस जैसे एथलीट्स हैं, इनका सामना तो अमित को करना पड़ेगा, और तभी मज़ा भी आता है। और मैं सही बता रहा हूँ, इस वाले शो के अंदर ना अमित आगरे सेकंड आ सकते हैं, सच बता रहा हूँ। पिछले शो में बस थोड़ी सी चीज़ें फ्लैट साइड पे थी, लेकिन इस बार अगर वो चीज़ें भी ख़त्म ये कर लेते हैं, जो मुझे लग रहा है करेंगे ही, तो अमित आगरे को कोई नहीं रोक सकता। और मुझे तो इनका शार्लोट वाला पैकेज अच्छा लगा था क्योंकि रिब्ड थे यहाँ पे, ये लाइन्स आ रही थी इनकी फ्रंट बॉडी में, और एकदम फ्लैट चमक, ज़बरदस्त एब्स के साथ में, तो ये बहुत अच्छा पैकेज था। पहली बारी में आप बाहर इतनी दूर जा रहे हो और इतना अच्छा पैकेज दिखा रहे हो, ये भी अचीवमेंट होती है। फोर्थ आना छोटी बात नहीं होती है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ अमित और बेहतर आएंगे अब इस वाले शो में जो होने वाला है 2 दिन के अंदर। ऑलरेडी मैं समझ के चल रहा हूँ कि इनके ऊपर अच्छा खासा एक प्रेशर होगा कि इस बार और अच्छी परफॉर्मेंस निकालनी है, लेकिन फिर भी अभी ये चेज़र हैं तो वो प्रेशर नहीं है जो एक चैंपियन पे हमेशा फर्स्ट रहने का बना रहता है। अभी तो इनको चेज़ करना है इमैनुअल जैसे, कार्लोस जैसे एथलीट्स को, तो कंपटीशन मज़ेदार होना चाहिए। 2 दिन बाद ये होगा तो हम इसको कवर करेंगे। फिलहाल अमित की बॉडी इस तरीके से दिख रही है और लगातार ये अपडेट्स डाल रहे हैं। बाकी आप देख सकते हो इनकी बैक कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है यार, मतलब मज़ेदार बैक है। एक कंप्लीट एथलीट की ना पहचान ही यही होती है, और फ्रंट से भी बहुत भारी चेस्ट और अच्छे शोल्डर्स। तो अमित एक क्वालिटी पैकेज को चेज़ करने वाले हैं इस बार पक्के तौर पे। पिछले बार भी करा था, इस बार मुझे लग रहा है और बेहतर आने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पे अगले अपडेट पे चलूँ तो ये एक बड़ा अपडेट है, ये आता है गेस्ट पोजिंग के ऊपर। हाल ही में एंड्रयू जैक्ट का एक इंटरव्यू किया गया और उसमें उनसे पूछा गया कि जो अगले महीने यानी मई में होने वाला है पिट्सबर्ग प्रो, क्या उसमें वो गेस्ट पोजिंग करेंगे? तो एंड्रयू ने कहा हाँ मैं करूंगा, और मैं ये भी जानता हूँ कि डेरेक लंसफर्ड भी उसमें गेस्ट पोजिंग करने आने वाले हैं और वो प्रिपेयर कर रहे हैं गेस्ट पोजिंग के लिए। क्योंकि गेस्ट पोजिंग एक ऐसी चीज़ होती है, कई सारे बॉडी बिल्डर्स बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड जाते हैं, ज़रा सा भी लीन डाउन नहीं करते, पर डेरेक एक ऐसे एथलीट हैं जो भले ही ओलंपिया में नहीं चमक पाते, लेकिन पिट्सबर्ग प्रो की गेस्ट पोजिंग में ये एथलीट हमेशा चमकता है। इनका नाम ही इस तरीके से बनाया है, जब से इन्होंने पिट्सबर्ग में अपनी बॉडी दिखाई है ना, तब से हमेशा ये खतरे की घंटी माने गए हैं ओलंपिया स्टेज के लिए। हालांकि ओलंपिया में जब ये दिखते हैं तब ये बिल्कुल इंप्रेसिव नहीं लगते, पर ये पिट्सबर्ग में हमेशा एक वो है ना, नाम जुड़ जाता है पिट्सबर्ग का डेरेक लंसफोर्ड के साथ, वही वाली चीज़ है। तो ये इसीलिए इसकी प्रेप कर रहे हैं पिट्सबर्ग प्रो की डेरेक, और मुझे लगता है एक लीन वर्जन लेकिन एक बहुत राउंड वर्जन ये दिखाएंगे। क्योंकि डेरेक के साथ अच्छी चीज़ ये है, जब ये ऑफ सीजन शेप में होते हैं ना तब बड़े राउंड दिखते हैं। जैसे ये सीजन वाली शेप में आते हैं और ओलंपिया स्टेज पर फाइनली चढ़ते हैं, तब इनकी बॉडी एकदम फ्लैट लगती है, और फ्रंट से तो सॉफ्ट भी लगती है, शोल्डर्स भी बहुत ही फ्लैट, और वही एक चीज़ है जो इनकी पसंद नहीं आती फैंस को। लेकिन मुझे पता है कि डेरेक हमेशा पिट्सबर्ग में अच्छे दिखते आए हैं। लास्ट ईयर का पिट्सबर्ग प्रो भी इन्होंने जीता था अगर आपको याद हो, पर तब अच्छे नहीं दिखे थे, इसीलिए तो कंट्रोवर्सी हुई थी। लेकिन डेरेक ने अपना नाम पहला जो कमाया था 2022 का, ये पिट्सबर्ग प्रो में गेस्ट पोजिंग करके कमाया था। तब तक ओलंपिया में आए नहीं थे मेंस ओपन में खेलने के लिए, पर पिट्सबर्ग में आते ही इनके नाम का एकदम हल्ला मच गया था। ये इसकी प्रेप क्यों ना करें, इसलिए इस बार भी कर रहे हैं। और इस बार लेकिन ये एथलीट्स ऑफिशियली कंपीट नहीं बल्कि गेस्ट पोजर के तौर पे कंपीट करने वाले हैं। इसके अंदर दोस्तों सैमसन दौदा भी होंगे और एंड्रयू जैक्ट तो है ही। तो ये तीनों एथलीट्स की एक फाइट हमें देखने के लिए मिलेगी, कह सकते हो कि एक ट्रेलर देखने के लिए मिलेगा ओलंपिया से पहले, और उसके बाद बस पूरे साल इन तीनों एथलीट्स की बात होती रहेगी कि कौन किसको हराएगा। मुझे लगता है यहाँ पे डेरेक बहुत अच्छे दिखेंगे, सैमसन अच्छे नहीं दिखेंगे क्योंकि ये ऑफ सीजन में बिल्कुल सही नहीं दिखते। सैमसन तो स्टेज पे सही नहीं दिखते क्योंकि बहुत सॉफ्ट बॉडी है इनकी, ऑन सीजन ऑफ सीजन दोनों। बट एंड्रयू जैक्ट खतरनाक दिखेंगे। तो डेरेक और एंड्रयू के बीच में एक ऑफ सीजन बैटल अच्छी वाली होनी चाहिए। अभी निक वॉकर ने कंफर्म नहीं करा है, हो सकता है ये भी आ जाए गेस्ट पोजिंग करने के लिए, बट निक उतने अच्छे नहीं दिखते हैं, ऑफ सीजन शेप में नहीं दिखते। ऑन सीजन में निक बहुत तगड़े दिखते हैं। बाकी ब्लेसिंग हो सकता है आ जाए कम्पीट करने। वैसे भी ब्लेसिंग इस साल 4 प्रो शोज़ खेलने वाले हैं, एक तो उन्होंने ऑलरेडी खेल ही लिया, अब अगले शो की भी वो तैयारी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अभी ऑफिशियल नाम है डेरेक का, एंड्रयू और सैमसन का। आपको क्या लगता है डेरेक लंसफोर्ड इस बार क्या पैकेज नया लेकर आएंगे? क्योंकि ये हर बार का इतिहास है लंसफोर्ड का, जब जब पिट्सबर्ग में आते हैं पिछले साल से और इम्प्रूव होकर के आते हैं, कुछ नई मसल्स ऐड करके आते हैं और फैंस को कुछ एक्साइटिंग चीज़ दिखाते हैं। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि हाँ कुछ तो पैकेज में चेंज होगा। हो सकता है डेरेक हमें ब्लोटेड दिखे
बड़ा साइज चेज करने के चक्कर में, या फिर हो सकता है एकदम ज़बरदस्त शेप में दिखे जैसे 2022 में दिखे थे। इसमें अगला अपडेट आता है दोस्तों इसी पिट्सबर्ग का, जिसके अंदर ऑफिशियली हमें सबको पता है कि अली बिलाल और एरिन बैंक्स का मैच होने वाला है। अली बिलाल जो कि एक बहुत नामी एथलीट हैं और इस साल फिर से दावेदार माने जा रहे हैं मेंस फिजिक ओलंपिया जीतने के लिए। पिछले साल सेकंड आ गए थे, रायन टेरी से नहीं जीत पाए थे, पर इस साल लगता है कि शायद अली जीत जाएं और रायन टेरी इस बार भी आने वाले हैं। लेकिन यहाँ हम इसकी बात नहीं कर रहे, यहाँ हम बात कर रहे हैं पिट्सबर्ग के कंपटीशन की, जिसमें कि अली और एरिन भिड़ते हुए दिखेंगे। देखो दोस्तों, आज तक का इतिहास रहा है जब जब अली बिलाल ने एरिन बैंक्स के साथ कंपीट करा है उनको ज़्यादा करके हराया ही है, और पिछले कुछ सालों में तो लगातार हरा रहे हैं। तो इस बार भी मुझे लगता है एरिन इनसे हार जाएंगे, बिकॉज एरिन की बॉडी में कई सारी कमियां हैं, बहुत पतले आर्म्स हैं, ब्लोटेड स्टमक दिखता है, और वो लेवल की शार्पनेस, उस लेवल की मसल क्वालिटी नहीं है जो अली दिखा देते हैं। और अली बहुत तगड़े जेनेटिक फ्रीक हैं, मतलब एरिन से भी ज़्यादा, और ये कौन सोच सकता था, क्योंकि एरिन बैंक्स सच में एक बहुत तगड़े एथलीट है। मैंने ऐसा बिल्ड किसी एथलीट का देखा ही नहीं, बट अली जैसे एब्स भी हमने फिर कहीं नहीं देखे, अली की ड्राइनेस और फुलनेस भी हमने कहीं नहीं देखी। तो अली बिलाल डेंसर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एरिन बैंक्स, और कंडीशनिंग में बहुत खतरनाक है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि अली को ये वाला कंपटीशन जीतना चाहिए। अभी और भी एथलीट्स ऐड होंगे, हो सकता है इसके अंदर में अली के सबसे बड़े दुश्मन ब्रैंडन हेंड्रिक्सन आ जाए खेलने के लिए, तो पिट्सबर्ग बड़ा ज़बरदस्त कंपटीशन बन जाएगा। अब देखो, रायन टेरी तो इसमें नहीं उतरने वाले, वो सिर्फ ओलंपिया के ही कंपेटिटर हैं, क्योंकि वो है भी यार मेंस फिजिक ओलंपिया चैंपियन, उनकी वैल्यू वहीं पर ही बनी रहनी चाहिए। रायन ने पिछले साल बोला था लास्ट ईयर की प्रेप उनके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल थी, और वो उनको किसी भी हाल में जीतना था ओलंपिया, जो वो जीत भी गए। उनके लिए सबसे बड़ा खुशी का दिन ही वही था जब वो लास्ट टाइम थर्ड अपना टाइटल जीते थे। उसका उन्होंने स्पेसिफिक रीज़न यही बताया था कि वो काफ़ी सारी दिक्कतों में थे पूरे साल भर से, और वो उनकी बेस्ट शेप भी थी। पर इस बार तो गोट स्टेटस के लिए लड़ाई करनी है, यानी कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कौन है, चौथा टाइटल उनको ये बनाएगा। अली बिलाल डेफिनेटली उनके लिए रुकावट खड़ी कर सकते हैं, तो वो तो ओलंपिया की बातें हैं, पर फिलहाल अली की बात कर रहे थे। देखते हैं अली के साथ और कितने एथलीट्स होंगे उनका सामना करने के लिए। बाकी अली बिलाल के अपडेट्स तो एक जैसे ही दिखते हैं, नॉर्मली वो हमेशा इंप्रेसिव ही दिखते हैं, और स्टेज पे ज़्यादा करके पता लगेगा कि क्या इन्होंने इंप्रूवमेंट करे हैं। फिलहाल हैनी रम्बॉट की दोस्तों एक बहुत ही अलग स्टेटमेंट निकल के आती है क्रिस बमस्टेड के ऊपर। क्रिस बमस्टेड जो हमें पता है रिटायर्ड हैं, हैनी ने उनके बारे में एक बहुत अलग चीज़ बताई। ये बोला कि क्रिस ने पिछले 1 साल में ग्रो किया है अपना साइज़, लेकिन ये कोई बहुत ज़्यादा क्वालिटी मसल्स नहीं है जो उन्होंने ग्रो करी। लेकिन अगर वो यहाँ से 1 साल का अपने आप को ऑफ सीज़न देते हैं ओपन कैटेगरी में खेलने के लिए, तो वो स्टेज पर अगले साल जब आर्नोल्ड हो रहा होगा 2027 में 262 पाउंड्स पे आ सकते हैं, अगर ऐसा इन्होंने करा। क्योंकि लास्ट टाइम जब क्रिस ने प्राग प्रो खेला था, जिसमें कि वो हार गए थे मार्टिन फिट्जवाटर से, उस टाइम इनका वजन 252 था, और वहाँ से 10 पाउंड्स और क्वालिटी मसल्स बढ़ा करके हैनी ने बोला एक 262 पाउंड्स के क्रिस इतने डेंजरस होंगे कि मेंस ओपन में टॉप 5 में आ सकते हैं। और इस वाली बात में कोई दोहराई नहीं है, एक 262 से 265 की रेंज दी है हैनी रम्बॉट ने। अब दोस्तों ये कोई बहुत खतरनाक वजन नहीं है, बल्कि ये तो पुराने ज़माने का 80s का वजन है, जब इतने लंबे 6 फीट 2 इंच के एथलीट्स 260-265 LBS तक आते थे। पर क्रिस का स्ट्रक्चर और फ्रेम ही इतना तगड़ा है कि उन पर वो भी वजन बड़ा खतरनाक लगेगा। आजकल का ज़माना है, सैमसन दादा 330 पाउंड्स पे ऑफ सीजन लगाते हैं और 310 पे स्टेज पे खेलने आ जाते हैं। एंड्रयू जैक बहुत ज़्यादा भारी है, लेकिन फिर भी वो एथलीट्स उतने इंप्रेसिव नहीं दिखते। खास तौर से यहाँ पर मैं सैमसन दादा की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर ही अच्छा नहीं है, उनकी मसल्स में क्वालिटी ही नहीं है। बट सीबम एक बहुत अलग बॉडी बिल्डर है, ये ब्रीड ही अलग है, इनका फैन बेस अलग इसीलिए क्योंकि क्रिस जैसा बॉडी बिल्डर बार बार पैदा नहीं होता है। हर चीज़ इस एथलीट में अच्छी थी, ऑलमोस्ट क्लोज टू परफेक्ट। और ये अगर सच में 265 LBS तक आर्नोल्ड क्लासिक अगले साल खेलने का सोचें, अगर आर्नोल्ड इनको इनवाइट भेज दे, जो वो भेजते ही हैं सारे टॉप के एथलीट्स को, तो क्रिस आ सकते हैं इस गेम में वापस से। लेकिन उन्हें डिसाइड करना होगा कि वो वापस से आना भी चाहते हैं, क्योंकि फिलहाल क्रिस बमस्टेड का ऐसा कोई प्लान नज़र तो नहीं आ रहा है, और वो एक मनी मेकिंग थिंग में जा चुके हैं, यानी कि वो बिजनेस करने पे और ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर रहे हैं। कोई भी बॉडी बिल्डर फ्री में आर्नोल्ड खेलने नहीं आता, खासतौर से इतना बड़ा तो नहीं। अगर वो ज़्यादा पैसा उनको आर्नोल्ड क्लासिक में मिलेगा, और कुछ ज़्यादा ही मिलेगा जितना कि वो अपने बिजनेस में भी 1 साल में ना कमा पाए, तब जाके खेलने उतरेंगे, और ये हो नहीं सकता। और इसके साथ में भी एथलीट ये भी डिसाइड करता है कि यार मेरी हेल्थ भी तो खराब होती है एक के बाद एक लगातार कंपटीशन खेलने में, इंटेंशन भी फिर होनी चाहिए। आज सीबम कंपटीशन जब खत्म हो चुका है, रिटायर हो चुके हैं, तो बड़े खुश नज़र आते हैं, और वो चीज़ें ना जो उनको कंपटीशन के टाइम पे फेस करनी पड़ती थी, वो स्ट्रेस, बॉडी पे टॉर्चर, जिसके चलते वो हर साल रोते थे बैक स्टेज बैठ करके, कई सारी दिक्कतें थी, किडनी के साथ में भी उनकी प्रॉब्लम थी, जैसे कि उनका अपना IgA नेफ्रोपैथी, ये सारी चीज़ों के साथ उन्होंने कॉम्पिटिशन्स खेले हैं। क्या फिर से वो सब वो झेलना चाहेंगे?
चलो पैसे भी ज़्यादा मिल जाए, उतने ज़्यादा जितने कि वो बिजनेस में भी 1 साल में ना कमा पाए, उससे ज़्यादा आर्नोल्ड में मिल जाए, पर क्या उसके साथ भी वो इतनी सब चीज़ें वापस से झेलना चाहेंगे? मेरे हिसाब से शायद नहीं। फोकस शिफ्ट हो गया है, गोल्स लाइफ के उनके शिफ्ट हो चुके हैं। इसीलिए सीबम का मुझे नहीं लगता कि वापस कमबैक होगा। हो सकता है कुछ भी फ्यूचर में, लेकिन अभी तो नहीं, मुझे नहीं नज़र आ रहा है ऐसा कुछ। नहीं तो अब तक प्रेप स्टार्ट हो जाती। बाकी हेनी रम्बॉट का सोचना बड़ा अच्छा है। सीबम जैसा एथलीट बतौर मेंस ओपन बॉडी बिल्डर बन के उतर सकता था एक मिस्टर ओलंपिया जैसे कंपटीशन में, वो हमने कभी देखा नहीं। बस एक प्राग प्रो के अंदर उनकी हमें झलक देखने को मिली थी। पर आपको क्या लगता है कि क्रिस जैसा एथलीट अगर 265 जैसे वजन पे भी आ जाए तो भी ओलंपिया में टॉप 5 क्रैक कर सकता है? बताना ज़रूर कमेंट में।